शहर की तंग गलियों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। माधव सुबह 4 बजे उठा। बस्ती के किनारे पहुंचते ही उसने देखा 10 साल का राजू बुखार से कांप रहा था। माधव ने बिना एक पल गंवाए अपनी साइकिल निकाली, राजू को पीछे बिठाया और अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। टायर पत्थरों पर उछल रहे थे। अस्पताल के गेट पर गार्ड ने रास्ता रोक लिया। माधव ने अपनी जेब टटोली, मुड़े हुए नोट निकाले और गार्ड की हथेली पर रख दिए। गार्ड हटा। माधव अंदर भागा। डॉक्टर ने पर्ची थमाई। 500 रुपए की दवाइयां। माधव की जेब खाली हो चुकी थी। वह काउंटर के सामने खड़ा रहा। हाथ में कुछ नहीं बचा था। बाहर धूप तेज हो रही थी और राजू की सांसें भारी होती जा रही थीं। माधव ने मुड़कर अस्पताल की दीवारों को देखा। माधव अस्पताल से बाहर निकला। उसने साइकिल के हैंडल को जोर से पकड़ा और कबाड़ी की दुकान की ओर मुड़ गया। उसने अपनी इकलौती साइकिल दुकानदार को थमाई। दुकानदार ने पैसे गिने और माधव की ओर बढ़ाए। माधव ने उन पैसों से दवाइयां खरीदी और सीधे बस्ती की ओर दौड़ पड़ा। उसने राजू को दवा खिलाई। राजू की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। माधव ने घर का बचा हुआ राशन भी उन परिवारों में बांट दिया जिनके चूल्हे ठंडे पड़े थे। अगले दिन उसने एक खाली दीवार चुनी। उसने हाथ में चौक का टुकड़ा उठाया, दीवार पर क ग लिखना शुरू किया। आसपास के बच्चे जमा हो गए। उसने एक एक अक्षर को जोर से बोला। बच्चे दोहराने लगे। दीवार पर लिखे अक्षर बढ़ते गए। बस्ती की धूल भरी गलियों में अब शोर बदल चुका था। मजदूरी के बजाय अब अक्षरों की गूंज सुनाई देने लगी। एक हफ्ता बीतते बीतते बस्ती के लोग माधव के साथ बैठने लगे। कोई चौक पकड़ता तो कोई बच्चों को घेरे में बिठाता। माधव का कमरा अब एक स्कूल बन चुका था। बस्ती के बीचों बीच एक पुरानी भट्टी पर आग जल रही थी। लोग मिलकर दाल पका रहे थे। माधव ने कड़ाही में चम्मच चलाया। तभी बस्ती के मुहाने पर एक गाड़ी आकर रुकी। धूल उड़ी। 2 अधिकारी नीचे उतरे। उनके हाथों में सरकारी मुहर लगे कागज थे। माधव ने चम्मच नीचे रखा। अधिकारी बस्ती के मुख्य चौक पर आए। उन्होंने एक नोटिस दीवार पर चिपकाया। कागज पर लिखा था, बस्ती खाली करो, 3 दिन का समय। शोर थम गया। भट्टी की आग की चटकने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। लोग अपने हाथों में पकड़े बर्तन वहीं छोड़ दिए। किसी की मां ने अपने बच्चे को सीने से सटा लिया। हवा में डर घुल गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कोई अपनी झोपड़ी की ओर भागा तो कोई अपने सामान को समेटने लगा। माधव नोटिस के पास गया। उसने कागज को गौर से पढ़ा। स्याही अभी भी गीली थी। माधव ने नोटिस फाड़कर फेंक दिया। उसने बस्ती के हर घर का दरवाजा खटखटाया। लोग बाहर निकले। माधव ने सबको बस्ती के मुख्य चौराहे पर इकट्ठा किया। उसने लोगों के हाथ में हाथ डालने का इशारा किया। सैकड़ों लोग एक दीवार की तरह खड़े हो गए। जब अधिकारी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि कोई भी भाग नहीं रहा था। माधव सबसे आगे खड़ा था। उसने अपने झोले से कागजों का एक बंडल निकाला। ये वे दस्तावेज थे जो उसने पिछले महीनों में अपनी मेहनत और सामुदायिक कार्यों के सबूत के तौर पर जुटाए थे। उसने एक एक कागज अधिकारी के हाथों में थमाया। उसने उंगली से बस्ती की उस रसोई और स्कूल की ओर इशारा किया जो उन्होंने खुद बनाई थी। अधिकारी ने कागजों को पलटा। माधव की आवाज गलियों में गूंजी। उसने कहा कि यह बस्ती अब सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक जीता जागता प्रमाण है। अधिकार बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी की ओर मुड़ गए। उन्होंने नोटिस वापस ले लिया। माधव ने राहत की सांस ली और अपनी मुट्ठी ढीली की। बस्ती की गलियों में अब डर का सन्नाटा नहीं, बल्कि चहल पहल है। शाम ढलते ही हर घर की दहलीज पर मिट्टी के दिए जल उठते हैं। माधव ने अपनी पुरानी साइकिल खो दी थी, लेकिन आज बस्ती के हर बच्चे के हाथ में किताब है। उसने मजदूरी की बेड़ियों को तोड़कर सबको एक नई पहचान दी है। जब वह गलियों से गुजरता है तो लोग अपने काम छोड़कर खड़े हो जाते हैं। कोई उसे पानी का गिलास बढ़ाता है तो कोई सिर झुकाकर सम्मान देता है। बस्ती के लोग
उसे गरीबों का मसीहा कहकर बुलाते हैं। अंधेरी गलियों में अब रोशनी है। माधव ने जो बीज बोया था वह अब एक साझा जीवन के रूप में खिल उठा है। बस्ती अब सिर्फ एक ठिकाना नहीं बल्कि एक परिवार बन चुकी है।